गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 13। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और हम लोग जल्दी ना एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें 7 दिन का लाइव क्लास रहेगा और उसमें जीएस के सारे टॉपिक को, सारे करंट अफेयर को जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है ना, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आपको वहाँ पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा और अपना रिएक्शन यहाँ पे दर्ज करवाना होगा कि हाँ आप लोग इस कोर्स को लेकर सीरियस है। और ये जो है ना कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने अपना रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे एंट्री दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने मुद्दे पे। आज का न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अभी जो है ना ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे 47 नंबर के, जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 47 रैंक के हैं और इनका जो है ना अभी शपथ समारोह होगा कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में कहाँ पे होगा? वाशिंगटन डीसी में। ये जगह नाम याद रखिएगा, यही जगह पूछ लेगा। और अभी भारत को आमंत्रित किया गया है, तो भारत की तरफ से जो है ना हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। 3 फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट और देख लीजिए यूएसए से जुड़ा हुआ। तो किनको हरा के जो ये बने हैं राष्ट्रपति? तो कमला हैरिस को हराया था, ये याद रखिएगा। अपोजिशन लीडर में यही थे। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो है ना देश के नेताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें जो चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, चाइना के शी जिनपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करेंगे इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली के, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया था कि प्रमुख कौन है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था ना बिहार का, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला। थर्ड प्रमुख का नाम याद रखिएगा। अर्जेंटीना के जो है राष्ट्रपति को यहाँ पे इन्वाइट किया गया। अर्जेंटीना का क्या नाम है? जेवियर माइली। तो जो भी देश के प्रमुखों का नाम न्यूज में रहता है ना, उनको याद रखेंगे आप, क्या कि देखिए 200 से प्लस कंट्री है और सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो न्यूज में रहता है ना उनका नाम तो आप पढ़ ही सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ये है पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में बारिश। आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम सुना होगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वही है जो ठंड के मौसम में जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, ठीक है, और पंजाब, तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया है कि आप जो है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या समझते हैं, और जो दिल्ली में जो बारिश होता है ठंड के मौसम में, ये किसके कारण होता है? तो जो मेडिटेरियन सी है ना, वहां से जो ठंडी हवाएं आती है उसके कारण जो है ना यहाँ पे ठंड में मौसम में जो है बारिश होता है, उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। अब आते हैं अंतरिक्ष में चेंजर और टारगेट क्या है? तो ये हमारा 2 उपग्रह का नाम है। क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में यहीं से बनेगा कि चेंजर और टारगेट जो है ना चर्चा में रहा, वो क्या है? तो हमारा सैटेलाइट है चेंजर और टारगेट। ये दोनों को जोड़ने का जो है ना प्रयास किया जा रहा है, अंतरिक्ष में है, इसी को बोलते हैं स्पेसएक्स। तो मेंस में पूछेगा कि भारत ने स्पेस के क्षेत्र में अभी हाल ही में क्या प्रगति किया है, तो आपको यहाँ पे मंगलयान के बारे में बात कर देना है, चंद्रयान के बारे में बात कर देना है, ठीक है, स्पेसएक्स के बारे में बात कर देना है, क्योंकि भारत जो है ना एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है। अगर भारत जो है ना इस सैटेलाइट को जोड़ देता है ना, तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा, 4th नंबर का हो जाएगा। इससे पहले कौन कौन किया है? तो चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर ये कोटेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, आंसर राइटिंग में, ऐसे पेपर में, एथिक्स पेपर में। मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं या हम अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो वो हमें ताकत देगा कि दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए, ठीक है। एक तो हमें ताकत देगा कि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरों को प्रेरित करता है कि आप भी अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। ये प्लेटो का कोटेशन है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे मेंस में, यहाँ सबसे पूछेगा मेंस आंसर राइटिंग में, याद रखिएगा क्या पूछेगा, हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे यही पूछेगा, इस आर्टिकल में बात किया गया है कि हमको 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है ना, तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस सोचे और हो गया। तो इस आर्टिकल में जो है ना चैलेंजेस के बारे में बात किया गया है, चुनौती के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि भारत को विकसित बनने के लिए
या थर्ड महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति कंट्री बनने के लिए राह में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस में बताना है यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पर बात करना है कच्चे माल को लेकर, जो क्रूड जो प्रोडक्ट होता है ना, कच्चे माल या ऊर्जा को लेकर यहाँ पे कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया है। कच्चे माल को लेकर या ऊर्जा के क्षेत्र में जितना अपेक्षा की जाती है उतना सुधार नहीं किया गया है। फिर परिवारवाद के बारे में आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परिवारवाद यहाँ पे हावी है। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो बुनियादी, जो बेसिक जो हमारा इंडस्ट्री है, बुनियादी उद्योग है, जिस तरह का इसमें ग्रोथ होना चाहिए था ना, उस प्रकार का ग्रोथ नहीं है, बल्कि ग्रोथ यहाँ पे घट गया। पहले जो है ना, पिछले साल जो था 7 पॉइंट के आसपास था, अभी जो है ना 4.3 के आसपास हो गया। बुनियादी में जैसे कि हमारा कोयला हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, गैस उत्पादन हो गया, ये तमाम सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसमें गिरावट देखा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग दवाओं का जो है ना, मेडिसिन का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो है ना एक स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत कंट्री लोग जो है ना रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी घट रहा है, वो सही नहीं है। साथ ही जो हम लोग एक्सपोर्ट जो गुड जो कर रहे हैं ना, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, समझे ना, इस कारण से हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर साथ ही आपको बता दें, हमारा जो रुपया है वो घट रहा है डॉलर के मुकाबले। फिर हम लोग सोना का जो है ना इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, गोल्ड का इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना वो घट जा रहा है। तो ये सब तमाम चैलेंजेस है, और इसी चैलेंजेस को हमको दूर करके ना भारत को जो है ना एक थर्ड महाशक्ति जो कंट्री के रूप में उभार सकते हैं, ठीक है। लाल फीताशाही भी, जो रेड टेप जो होता है ना, रेड टेप, वो भी बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बनते जा रहा है। फिर यहाँ पे नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बड़ा यहाँ पे मसला बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी काम करवाने के लिए यहाँ पे जो है घूस वगैरह या भ्रष्टाचार से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। ये तमाम चैलेंजेस को आप ध्यान रखिएगा। मेंस में जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा, फ्लो चार्ट बना के, और 2-2 3-3 लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा चीजों को। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बात किया गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात किया गया कि हमारा ये घट रहा है अभी। अब पहले देखेंगे ना, तो 700 जो है ना अरब डॉलर के पास पहुंच गए थे, अरब डॉलर के लगभग पहुंच गए थे, अभी घट गया है, 600 के आसपास हो गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो अमेरिका का फेडरल नीति। मेंस में यही पूछेगा आपसे कि अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, प्रकाश डालिए या टिप्पणी करें। तो फेडरल नीति को आप यहां पर बात करेंगे, ठीक है, नीति। और यहां पे हो गया, साथ ही जो है हमारा जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनके द्वारा पैसे का निकासी हो जा रहा है, इन्वेस्टर के द्वारा पैसे निकाल रहे हैं, ठीक, 2 हो गया। साथ ही यहाँ पे हमारा रुपया जो है ना कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, ये हो गया साथ में। और हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है, तो ये तमाम कारण देखने को मिलता है। इसका प्रभाव क्या है? अगर मान लीजिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है या हमारा रुपया गिर रहा है, तो इसका प्रभाव पता है, जो फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं उनको महंगा पड़ जाएगा। हम लोग जो बाहर जो घूमने जाते हैं अदर कंट्री में, तो हमारे लिए महंगा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और जो हम लोग लोन लिए हुए हैं अदर कंट्री से या इंटरनेशनल जो संस्थाएं उससे लिए हैं, उसको रिपेमेंट करने में हमको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये तमाम प्रभाव या दिक्कतें देखने को मिलेगा। इसी तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आते हैं हम लोग, हमारा जो अर्थव्यवस्था ना $10,000 पार करेगी अर्थव्यवस्था। तो ये जो है ना युवाओं को लेकर संदर्भित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि युवाओं का जब तक भागीदारी नहीं होगा ना, तब तक हम लोग 10,000 अरब डॉलर को नहीं पार कर पाएंगे। तो यहाँ पे युवाओं का जो पावर है, जो शक्ति है, उनको रेखांकित किया गया। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष पावर है हमारा, जो स्पेस पावर है ना, उसको लेकर यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि 2035 तक हम लोग क्या करेंगे, स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे, ठीक है। 2040 तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चंद्रमा पे इंसान को उतारेंगे, अपने नागरिक को उतारेंगे यहाँ पे। तो इस तरह का जो लक्ष्य है हमारा, जो स्पेस जो लक्ष्य है ना, उसको लेकर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा या पीटी में पूछ लेगा आपसे। फिर यहाँ पे है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात किया गया है। क्यों? क्योंकि कल था 12 जनवरी और कल था राष्ट्रीय युवा दिवस। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग बनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता कि इन्होंने किस संस्था का निर्माण किया था। तो आपको बता दें यहाँ पे रामकृष्ण मिशन इन्होंने ही बनाया था 1897 में। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया इस पर बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में ना जेड मोर सुरंग देखने को मिला। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट बन गया है कि जेड मोर सुरंग जो है ना किस राज्य में या किस यूटी में देखने को मिला। तो जम्मू एंड कश्मीर में। पहला ऑप्शन पता क्या लिख देगा, लद्दाख। तो जो लोग बार बार पढ़ रहे हैं, जो लोग बार बार समझ रहे हैं, करंट अफेयर पर पकड़ बना रहे हैं ना, तो लोग जो है ना सही टिक करके आएंगे। तो ये जो यहाँ पे परियोजना है ना,
तो इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला तो यहाँ पे फायदा की अगर बात करें, मेंस आपसे पूछेगा क्या फायदा है या क्या नुकसान है, या स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो फायदा में बात कीजिएगा कि लोकल जो इकोनॉमी है वहाँ पे ग्रोथ करेगा, रोजगार एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, जो टूरिस्ट है वहां पे बढ़ेंगे, जो सैनिक पहुंच है सैनिकों के लिए आधारभूत संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा, संपर्क बढ़ेगा या कनेक्टिविटी पे बात होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो हमारी सेना है उनको मजबूती मिलेगा। क्लियर है? बेहतर संपर्क पे बात कर लिए। तो ये तमाम, और जो रफ्तार है गाड़ी की, जो रफ्तार है पहले 30 किलोमीटर आसपास चल रहा था, अब 70 किलोमीटर के आसपास चलेगा। तो ये सब फायदे हैं, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो पर्यटन जो मंत्रालय है ना हमारा, उन्होंने कहा कि महाकुंभ को ना वैश्विक हब के रूप में यहाँ पे जो है ना, या वैश्विक टूरिस्ट केंद्र के रूप में इसको विकसित करेंगे। तो याद रखिएगा इस बार जो हमारा जो महाकुंभ जो शुरू हो रहा है ना, वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट को बहुत लोग ना इग्नोर करेंगे। और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से महाकुंभ के बारे में पूछ लेगा। इस बार कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ऐसे पूछ देगा, वाराणसी में लिख देगा, या यूपी के जो है ना, जो 75 जिले हैं ना, उसके बारे में चर्चा कर देगा। तो प्रयागराज में हो रहा है, ये बोले याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश और 2 रोहिंग्या के वापस खदेड़ा गया बांग्लादेशी। अभी भारत में जो है ना घुसपैठ हो रहा है। क्या हो रहा है? घुसपैठ हो रहा है। जो रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं, वो लोग भारत में घुसने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की जो अस्थिरता जो है ना सरकार के कारण जो है ना, लोग भारत में शरण लेना चाहते हैं। क्वेश्चन जो है ना यूपीपीसीएस कमेंट्स में पूछ लिया कि दक्षिण एशिया में रोहिंग्या की स्थिति पर प्रकाश डालें। तो रोहिंग्या है कौन? तो ये म्यांमार जो है ना, म्यांमार जो कंट्री है, वहां का अल्पसंख्यक जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है। ठीक है, याद रखेंगे। और वो लोग भारत में शरण लेना चाहते हैं, अवैध रूप से घुस रहे हैं। पहले बांग्लादेश आ रहे हैं, फिर बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा जो बीएसएफ है, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे आर्मी है, वो लोग जो है ना मुस्तैद है और किसी को भी अवैध प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे रोहिंग्या को लेकर यही क्वेश्चन पूछा था कि उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। तो शरणार्थी के सामने क्या चैलेंजेस होगा? लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस है, वहां पर रहने का स्थान उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका जो मानवाधिकार है वो हनन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब तमाम चीज आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता जो है ना काफी यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है मजबूती। तो इससे भारत के लिए चिंता बढ़ जाएगा। मेंस में आपसे पूछेगा भारत की चिंता क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो पाकिस्तान जो है ना बोल रहा है बांग्लादेश को कि यहाँ पे 18 करोड़ का आबादी है बांग्लादेश में, और उसको मार्केट की तरह जो है ना पाकिस्तान देख रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पे जो एक्सपोर्ट जो करेगा यहाँ पे, वो भारत में भी आ सकता है, तस्करी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना आपका गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है। गोल्डन क्रिसेंट मतलब अफीम वाला क्षेत्र का। और बांग्लादेश, ठीक है, तो यहाँ से अफीम वगैरह यहाँ पे हो सकता है तस्करी, फिर वो भारत में प्रवेश करेगा। आतंकवादी जो है ना बांग्लादेश के माध्यम से आएंगे, क्योंकि वो लोग सामने से तो घुस नहीं पा रहा है, तो बांग्लादेश से होके आएंगे। और यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है, जो कि बांग्लादेश जो है ना चाइना के मतलब या पाकिस्तान के जो है ना साथ आवाज में आवाज मिला के बातचीत कर रहा है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे संगठन में महिलाओं की प्रतिनिधि बढ़ाने की तैयारी में जुटी है भाजपा। देखिए, जो बीजेपी है ना वो चाह रही है कि अब महिलाओं को जो भागीदारी है ना पॉलिटिक्स में, राजनीति में बढ़े, प्रतिनिधि में बढ़े। तो उसके लिए अचानक से तो नहीं हो पाएगा, वो लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बूथ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको सशक्त करें, ताकि वो लोकसभा और जो विधानसभा का जो आरक्षण है 33%, उस पर वो लोग फिर जो है ना आ सके। क्योंकि अचानक से महिलाओं को अगर हम लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शन में खड़ा कर देना, तो अपनी जिम्मेवारी को मतलब समझने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। ठीक है, हालांकि महिलाओं में जो हर क्षेत्र में सक्षम है, लेकिन जो पॉलिटिक्स वाला क्षेत्र है ना उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको पहले ट्रेनिंग दीजिए, और जब परिसीमन होगा, जब जनगणना होगा, सेंसस होगा ना, उसके बाद हम लोग जो है ना इंप्लीमेंट करेंगे। आपको पता ही है लोकसभा से जो है ये चीज पारित हो गया है कि महिलाओं का आरक्षण जो है ना लोकसभा और विधानसभा में कितना देंगे, 33% देंगे। इसको याद रखेंगे। अभी हालांकि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये कानून बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पुरुष जो नेता है वो लोग क्या करेंगे, अपने परिवार की जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और महिला के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो आरक्षण की बात की गई है 33%, उस अधिनियम का नाम पता है क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे आप। और ये कितने नंबर का जो संशोधन अधिनियम था? 128वां नंबर का था। और 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसी से जुड़ा हुआ है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर गणतंत्र दिवस पर देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे कौन? ये संयुक्त किसान मोर्चा। तो कुल मिलाकर याद रखिए, गणतंत्र दिवस में इस बार जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट होंगे इस बार के।
फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो अनशन पे हैं, उन्होंने जो है किसानों से जो मुद्दे हैं ना, किसानों के मुद्दे को लेकर यहाँ पे मांग की गई है कि एमएसपी को जो है ना कानूनी गारंटी दिया जाए, और जितने भी लंबित मामले हैं, जो मांगे हैं हमारी, उनको जल्द से जल्द यहाँ पे जो है मांगे को पूरा किया जाए। देखिए अभी मसला क्या है, कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, या आप पार्टी की रहे, किसी का भी रहे, वो लोग एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इससे जो है सरकारी खर्च जो है ना 10 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा, 10 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा। और हमारा बजट कितना का है? 48.21 लाख करोड़ का है, समझ रहे हैं ना। तो इतना सरकारी जो खर्च बढ़ने से ना कोई भी पार्टी यहाँ पे सहमत नहीं हो पाएगा। हालांकि कोई भी पार्टी अभी बोल दे सत्ता पाने के लिए कि हम जो कानूनी गारंटी दे देंगे, लेकिन जब भी वो सत्ता पे काबिज होंगे ना, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए अभी जो है ना जड़ी बूटी के बारे में आर्टिकल छपा हुआ कि जड़ी बूटी हमारा विलुप्त होने के कगार पे है। तो एक कबीला घाटी है, कबीलाई घाटी है, कबायली घाटी या जनजातीय घाटी इसको बोलेंगे। ये न्यूज में आ गया है, बोलेगा कबायली घाटी किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। ये देखिए जनजातीय घाटी। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए बहुत सारे हमारे देश में जो ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो आप कितना को याद रखेंगे, लेकिन जो न्यूज में आएगा तो उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी असम में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, होलोंगा पार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको याद रखेंगे आप, होलोंगो पार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य। वहां पे जो है ना तेल व गैस की खोज के लिए मंजूरी दे दिया गया। ये फैक्ट को याद रखिएगा। होलोंगा पार गिबन जलवायु वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो असम में है, पहला फैक्ट। दूसरा क्या बोलेगा, अभी किस जो है ना वन्यजीव अभ्यारण्य में तेल और गैस की खोज की सहमति दिया गया? तो असम का होलोंगो पार गिबन में। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, और इन्होंने ही मंजूरी दिया है। नेक्स्ट मूव करें। गोल्डन क्रिस्टल के बारे में हम लोग बात किए थे, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात किए थे। ये अफीम वाला क्षेत्र, ये भी अफीम वाला क्षेत्र, कोकीन पोपिन यहीं पे मिलेगा आपको। कोयला माइंस वाला इंडिया का जो है मैप याद रखिएगा। यहाँ पे झारखंड का जो है ना झरिया, बोकारो, ये तमाम क्षेत्र को याद रखेंगे आप। मिट्टी के बारे में आप याद रखिएगा, काली मिट्टी, एलुवियल सोयल, रेड सोयल। फिर यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो कंट्री है ना, रसिया, जॉर्जिया, न्यूज में आया था, टर्की ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। कैस्पियन सी जो है ना अजरबैजान, रसिया, ईरान जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे नीलगिरी का लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पोर्ट के बारे में चर्चा किया गया। 13 जो इंपॉर्टेंट जो हमारा पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है ना, उसमें से जो आर्टिफिशियल है वो चेन्नई पोर्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे केटू का लोकेशन याद रखिएगा, डाफला हिल्स, मिहिर हिल्स, गारो, खासी जयंतिया, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में बहुत पूछता है ये वाला। फिर इंडस वैली में याद रखिएगा, इंडस जो रिवर है हमारा, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैप को, म्यांमार अभी बताया था ना, रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर न्यूज में आया है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 जो स्टेट है ना हमारा, म्यांमार से सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश भी याद रखिएगा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये जो ना जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।